हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अपवा तंत्र। अध्याय तीसरा है। पुस्तक है भारत का भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की। ठीक है, इससे पहले हमने 11th क्लास की जो पुस्तक है भारत का भौतिक पर्यावरण उसके शुरुआत के 2 चैप्टर डिस्कस किए थे, जिनमें फर्स्ट था वो भारत की स्थिति के बारे में, और सेकंड चैप्टर संरचना एवं भू आकृति के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में हम अपवा तंत्र के बारे में, जो भारत का रिवर सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि जो नदी तंत्र है भारत का, ठीक है, उसका ओरिजिनेट क्या है, ठीक है, और उनका डिवीज़न क्या है, ठीक है, और सीजनल पैटर्न क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, डैम है, उनके बारे में भी इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, थोड़ा कुछ बोल बचन टाइप की बातें हैं। ठीक है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले और वाहिकाएं देखी होगी जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएं न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में नदी या नाले नहीं होते तो वहाँ पर जो बारिश होती है, तो वहाँ पे बाढ़ की कंडीशन क्रिएट होती। ठीक है, यदि कोई नदी या नाला है तो कहने का मतलब बाद जो पानी है वो एक सिस्टमेटिक वे से उस रीजन से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, जहाँ से वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट है वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। ठीक है, क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? क्या आप कभी वहाँ नौकायान अथवा नौकान करने या अथवा नहाने के लिए गए हैं? क्या ये नदी बारहमासी है या अल्पकाली है? ठीक है, कहने का मतलब पूरे वर्ष बहती है या वर्षा ऋतु में ही बहती है? ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में पानी अथवा सूखी है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक दिशा में ही क्यों बहती है? ठीक है, ठीक है, आपने भूगोल की अन्य 2 पुस्तकों में ढाल के बारे में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी है उसमें स्लोप कैसे डिसाइड होती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो नदी एक दिशा में कैसे बहती है, ठीक है, उसका मेन कारण ये है कि जो भौगोलिक स्थिति है और उसकी ढाल है, उस दिशा में ही नदी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आप तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने के कारण बता सकते हैं? ठीक है, कि जिस दिशा में ढाल होगी उसी दिशा में नदी अपना रास्ता तय करेगी। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती है? ठीक है, पूर्व की ओर क्यों बहती है? क्योंकि जो हिमालय से जो 3 नदियाँ निकलती है बेसिकली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसमें जो सिंधु नदी है वो पश्चिम में बहती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि 2 नदियाँ हैं वो ढाल के अनुरूप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती है? ठीक है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण, जिसे इंग्लिश में कैचमेंट कहते हैं, हो गए। ठीक है, क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र बेसिकली वो है जैसे जो नदी का अपर रीचेज होती है, कहने का मतलब जो नदी का इनिशियल फेज होता है, शुरुआत में जहाँ से नदी छोटे छोटे नालों से बनकर बनी होती है, ठीक है, तो उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, जैसे अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, निश्चित वाहिकाएं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये गंगा नदी है। ठीक है, इसका अपवाह क्या है कि जो इनकी एक तो मुख्य नदी है और एक जो सहायक नदी है, जो अन्य सहायक नदियां हैं उनमें जो जल बहता है, ठीक है, जिस एरिया में जल बहता है, ठीक है, जो नदी का चैनल है उसको अपवाह कहते हैं। ठीक है, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये जब ये बहुत सारी आपस में मिल जाती है, ठीक है, तो इनको एक जाल टाइप कंडीशन क्रिएट होती है, तो उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। कहने का मतलब ये अपवाह तंत्र है जो किससे डिसाइड होता है? ठीक है, ये बेसिकली डिसाइड होता है जो फैक्टर है, कहने का मतलब अपवाह तंत्र के जो कारक है वो कौन कौन से है। एक तो ये विस्तृत भूभाग हो गया, ठीक है, स्थलाकृति हो गई, कोई लैंडस्केप हो गया। ठीक है, दूसरी चीज है कि इस लैंडस्केप की ढाल क्या है, ठीक है, ये किस साइड में झुका हुआ है। ठीक है, जैसे ये नदी इस साइड में जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में इसकी ढलान है। ठीक है, उसके बाद में यदि नदी एक जगह बह रही है, ठीक है, कहने का मतलब जो इसकी हिस्ट्री है, ठीक है,
अपवा तंत्र की वो एक ही जगह है, कहने का मतलब नदी रास्ता नहीं बदल रही है, तब तो ये कठोर चट्टानों से बहती है, और नदी बार बार रास्ता बदलती है तो ये सॉफ्ट चट्टानों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो इससे हमें नदी का जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, जो नदी का अपवा तंत्र है, उसको कैसे डिसाइड करते हैं कि वहाँ की चट्टानों की प्रकृति और संरचना कैसी है। ठीक है, यदि चट्टानों की जो संरचना या प्रकृति है वो सॉफ्ट है, ठीक है, तो कहने का मतलब नदी रास्ता बदलेगी। और यदि चट्टानों की प्रकृति हार्ड है, ठीक है, कठोर चट्टानें हैं, तो वो नदी एक स्थिर भूभाग पर ही बहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित, एक मिनट, अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। ठीक है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। ठीक है, तो एक तो हम जल विभाजक रेखा क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जल विभाजक रेखा बेसिकली आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो भारत की जल विभाजक रेखा ये है। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पे देखो, एक तो सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, और दूसरा गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, तो शुरुआत में जो जल विभाजक रेखा है इन दो नदी तंत्रों के जो नदी द्रोणियां है इसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिमालयन बेल्ट आ गया और यहाँ पे ये पोटवार पठार आ गया। ठीक है, इसकी वजह से पोटवार पठारी भाग ऊपर उठने की वजह से जो सिंधु नदी का तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है उनके बीच में एक वाटर डिवाइडिंग एरिया के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, उसके बाद में अरावली रेंज है जो इधर पश्चिमी में लूनी नदी और पूर्व में ये चंबल और इनकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, यमुना और गंगा की, वो निकलती है। ठीक है, और उसके बाद में है अरावली के बाद में यह आ गई विंध्यन रेंज। ठीक है, कल जो पिछला सेशन किया था उसमें हमने एक मिस्टेक की थी, वो यहाँ पे करेक्ट करते हैं उसको, कि मैंने बोल दिया था कि चंबल नदी और उस सॉरी यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ठीक है, कैन है, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ये बोल दिया था कि ये अरावली से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जबकि ये विंध्यन रेंज से ओरिजिन होती है। और जो अरावली से ओरिजिन होती है चंबल की एकमात्र सहायक नदी है वो बनास नदी है जो पश्चिम दिशा से आती है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और आगे ये जो जल विभाजक रेखा है वो नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी और तापी नदी, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है, और इधर नर्मदा को तो माही से अलग करती है, और जो तापी नदी है उसको गोदावरी और इसकी सहायक नदियां पैन गंगा वैन गंगा, ठीक है, इनसे अलग करती है। उसके बाद में वेस्टर्न जो घाट है, पश्चिमी घाट है, उसके समानांतर चलती है। ठीक है, और साउथ में कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये भारत की जल विभाजक रेखा है। ठीक है, उसके बाद में है कि नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इसके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम एवं वृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक है। यदि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी का विस्तृत जाल है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है कि यदि एक भाग में परिवर्तन आता है, कहने का मतलब जो जो वाटर का सोर्स है, ठीक है, रिवर का जो वाटर सोर्स है, ठीक है, यदि वहां पे जल की उपलब्धता नहीं रहेगी, ठीक है, तो नदी सूख जाएगी। ठीक है, तो जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो पूरा पूरा अपवा तंत्र है, ठीक है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अन्य भागों में भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में है कि भारतीय अपवा तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे पहले हम कुछ पैटर्न बनते हैं, ठीक है, रिवर्स के, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, जो रिवर पैटर्न बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार डेंड्रिटिक प्रतिरूप जो पैटर्न होता है उसे कहते हैं, जो उत्तरी मैदानी नदियों में बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ये पेड़ नुमा स्थलाकृतिक जो अपवा तंत्र है वो पेड़ नुमा बनता है, उसको डेंड्रिटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई पठारी भाग से नदी उतरती है, ठीक है, और जो नदियों का जाल विकसित होता है, ठीक है, जो पेड़ की डालियों के अनुसार दिखता है उसको डेंड्रिटिक या वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे रिय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इसी अपवा प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है,
देखो, एक तो अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियों को अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीच में कोई पहाड़ी है और यहाँ से नदियाँ चारों दिशाओं में निकलती है। ठीक है, तो एक तो अमरकंटक हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरे कौन कौन से क्षेत्र, जैसे अपने गुजरात में गिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो उत्तर पूर्व में मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिकिर हिल्स है, वो भी इसका रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दो तीन अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में है, अगला पैटर्न है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है। ठीक है, ऐसे प्रतिरूप जालीनुमा ट्रायल अथवा प्रतिरूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायल्स पैटर्न को कैसे बनता है। जैसे ये रिफ्ट वैली है, बीच में सॉरी वैली है, ठीक है, और जो रिज है, दोनों साइड में जो रिज है, ठीक है, वहाँ से जल जो धाराएं हैं वो आकर वैली वाली जो मेन चैनल है, ठीक है, वैली में मेन चैनल है उसमें मिलता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये जो जलधाराएं हैं रिज को काटती है। ठीक है, तो इससे जो पैटर्न बनता है, ठीक है, जो यहाँ आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बनता है। अगला है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है। ठीक है, ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री, ठीक है, सेंट्रीपिटल प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, जैसा आपको इसमें दिखता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब है कि ये बीच में कोई झील है, ठीक है, या कोई गर्त है, ठीक है, उसमें चारों साइड से नदियां आकर मिलती है। ठीक है, जैसे अपन राजस्थान में जो सांबर झील है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल पैटर्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे डेंड्रेटिक, ठीक है, ट्रेल्स, रेक्टेंगुलर, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, और पैरेलल जो नदियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती है। जैसे हम वेस्टर्न घाट जो के पश्चिम में जो नदियाँ बहती है, ठीक है, पूर्वी तट पर, ठीक है, वो सारी पैरेलल के एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉरी, उसका बाद में रेडियल है और एनुलर है, ये मेनली पैटर्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं कि भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अ, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इन्हें दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, कहने का मतलब डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे नदियाँ बेसिकली एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक दूसरी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो जल विसर्जन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। ठीक है, जैसा हमने जल विभाजक रेखा के रूप में अभी देखा था। ठीक है, ये, ठीक है, उसके बाद में आगे है कि कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77%, ठीक है, 77% भाग है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित किया जाता है, और जबकि 23% है, 23% है वो सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार आदि नदियों द्वारा जल अरब सागर में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो जल विसर्जन कैपेसिटी है भारतीय नदियों की वो ज़्यादा है, 77% है, और अरब सागर में जो जल विसर्जन की कैपेसिटी है वो 23% है। उसके बाद है, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला जो अपवाह द्रोणियां हैं उनका आकार है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, जिसमें बेसिकली 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती और बराक रिवर। उसके बाद में मध्यम नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है, इसमें बेसिकली 44 नदी द्रोणियां हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि आती है, और तीसरा है 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाला, ठीक है, नदी द्रोणी। ठीक है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल है। ठीक है, जो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाली नदियां हैं, ठीक है, उनमें जो न्यून वर्षा क्षेत्र में बहने वाली नदियां, जैसे वेस्टर्न राजस्थान हो गया, ठीक है, अरावली के पश्चिम में, ठीक है, यहाँ पे बहुत बहुत सारी नदियां बहती हैं, उनको इस वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, यदि आप चित्र 3.1 देखें तो आप पाएंगे कि नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है, और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। ठीक है, बेसिकली, एक मिनट, डायग्राम 3.1 नहीं मिल रहा है।
ठीक है, 3.1 पर्वतीय क्षेत्र की नदी, ये एग्जाम्पल दे रहा। ठीक है। ठीक है, हिमालय पर्वत और वह अपना जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विसर्जित करती है। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। ठीक है, जो बेसिकली 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है। उसके बाद में है प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। दक्षिणी भारत में इन नदियों को भी पहचान कीजिए। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है इसमें। ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, उनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां इसका अपवाद है। ठीक है, अपवाद बेसिकली ये है कि ये ना तो हिमालय से निकलती है और ना ही पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है। उसके बाद में अपवाद है ये, और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो मांडवी, जुआरी, भरतपुजा और ये पेरियार, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, इनके बारे में। उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषता के आधार पर भारतीय अपवा तंत्र को हिमालय अपवा तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। ठीक है। फिर भी यह अपतंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण होता है। ठीक है, कहने का मतलब चंबल, बेतवा और सोन नदियां आदि ये जो इस बेल्ट में बहती है, जो यमुना की सहायक नदियां हैं और विंध्यन रेंज से निकलती है। ठीक है। बेसिकली जब हमने पढ़ा था कि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर दिशा की तरफ मूव कर रही थी, मतलब यूरेशियन प्लेट और हिमालय निर्माण से पहले की बात करें। ठीक है, तो जो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म था प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी नदियाँ बहती थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको ये बात बोली गई है। ठीक है। अब भारत के अपवा तंत्र। ठीक है, भारतीय अपवा तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये 3 बड़ी भू आकृति की इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, 3 बड़ी भू आकृति की इकाइयां हमने पढ़ी थी, हिमालय और उत्तरी पूर्वी जो पर्वत श्रेणियां उसके बारे में पढ़ा था, प्रायद्वीप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और एक और जो भू आकृति की पढ़ा था उसको आप कमेंट करके बताइए कौन सा था। ठीक है, उसके बाद में आगे है हिमालय अपवाद। ठीक है, पहले हम हिमालय अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय अपतंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल है। यहाँ की नदियां बारहमासी है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ठीक है, कहने का मतलब हिमालय अपतंत्र है वो, इसका जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। ठीक है, जो हिमालय कुछ नदियां हैं वो हिमालय से पहले भी बह रही थी। ठीक है, हिमालय निर्माण से पहले बह रही थी। ठीक है, तो उसके बाद में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। तो ये बारहमासी नदियां हैं, और बर्फ पिघलने से जो ग्लेशियर है, ठीक है, हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसमें बहुत सारे ग्लेशियर है, तो वहाँ पे जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनसे जल प्राप्त होता है। और वर्षण कहने का मतलब बारिश होती है, तब भी मैदानी भागों में इनको बारिश, और हिमालय क्षेत्र में जब बारिश होती है तो वहाँ पे भी इनको बारिश से भी जल मिलता है। ठीक है, और ग्लेशियर पिघलते हैं उनसे भी जल मिलता है, इसलिए ये बारहमासी नदियाँ हैं। ठीक है, ये नदियाँ गहरे गोर्ज से गुजरती है, जो हिमालय के उत्तान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। ठीक है, गोर्ज के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, सिपरिकाएं और जलप्रपात बनाती हैं। ठीक है, अब हमने जब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था इंडिया का, भू आकृति की क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और हिमालय के बारे में उस समय पढ़ा था कि हिमालय जब हिमालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक तो जो आंतरिक बल लग रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो बाह्य, ठीक है, फोर्स लग रहा है, उसमें क्या करती है कि नदियां अपर्दन करती है। ठीक है, नदियां अपर्दन करती है तो गहरे गोर्ज बनाती है। ठीक है, यू आकार की और वी आकार की घाटियां बनाती है, और सिपरिकाएं बनती है। ठीक है, और जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जैसे समतल घाटियां, गोकुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि समतल घाटियां बनाती है, गोकुर झील बनाती है। ठीक है, बाढ़ग्रस्त मैदान बनाती है, एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र में, कहने का मतलब खादरा और बांगर रीजन डेवलप होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में गुम्फित नदियां बनती है। ठीक है, चैनल के अंदर जो चैनल डेवलप होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से, और जो
अवसाद जमा होते हैं तो चैनल की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें डिस्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। उसकी वजह से गुम्फित पाई का निर्माण होता है और एंड में डेल्टा का निर्माण होता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग पर बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहने का हिमालय क्षेत्र में ये युवा अवस्था में होती है तो ज़्यादा उछल कूद करती है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र से जब वापस मैदानी क्षेत्र में आती है नदियाँ तो सर्पाकार मार्ग के रूप में बहने लगती है, ठीक है, विस्तृत मैदानी प्रदेशों में, और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक, ठीक है, सोलो बिहार कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है, ठीक है। अब चूंकि ये एक तो समतल मैदानी भागों में बह रही है, ठीक है, और इनका रास्ता सर्पाकार है, ठीक है, सर्पिला आकार है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जब इनमें नॉर्मल चैनल में बहती है तब तो ये अपने रास्ते पर बहती है, ठीक है। और जब कभी क्या होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई या इनकी जो वाटर कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये क्या करती है कि जब वाटर कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो अपने साथ अवसाद भी ज़्यादा मात्रा में लाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है रिवर बेल्टों में चैनल में अवसाद जमा कर देती है, उनकी वजह से इनका रास्ता चेंज होता था, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कि मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब नदियों के आसपास जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट है तो बाढ़ आएगी तो ह्यूमन सेटलमेंट में ह्यूमन सेटलमेंट है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिहार में जो कोसी रिवर है उसको बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतना भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, ठीक है। जब किसी नदी को जल प्राप्त होगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जल प्राप्त होगा, ठीक है, किसी सीजन विशेष में, ठीक है, तो जो डिपोजिशनल जो सॉरी अपर्दन की क्षमता है नदी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब जल ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में जल होगा और ग्रेविटी के साथ जल पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो अपर्दन ज्यादा करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अवसाद भी ज्यादा होंगे। क्या आप सोचते हैं कि सामान्य नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है? यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोसी नदी में जो सामान्य नदियाँ होती है वहां पर एक्चुअली में उनका नदी का रास्ता परिवर्तन नहीं होता है और बाढ़ नहीं आती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यमुना नदी बह रही है, ठीक है, ये तो यमुना नदी एक सिमिलर वे में बह रही है, ठीक है। कभी कभार जब ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर बारिश होती है, ठीक है, या ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदी में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जबकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कोसी नदी की जो जल धारण क्षमता है वो बदलती रहती है, ठीक है। किसी वर्ष कम जल प्राप्त हुआ, किसी वर्ष बहुत ज्यादा जल प्राप्त हो गया, ठीक है, उसके साथ में अवसाद आ गए थी, ठीक है, तो रास्ता परिवर्तन कर लिया, ठीक है। नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, ये जब ग्रीष्म ऋतु होती है नॉर्मली, या फिर वर्षा ऋतु के टाइम में। ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं और वर्षा ऋतु में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें जल की अत्यधिक मात्रा नदियों को प्रोवाइड होती है, ठीक है। बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है, ठीक है। देखिए बाढ़ के सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि नई जलोढ़ मृदा आती है, ठीक है, और खादर और बांगर के निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो खादर मृदा का निर्माण होता है और बाद में बांगर मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जो फ्लड का है वो ये है कि नई जलोढ़ मृदा के रूप में समतल मैदानों में नई जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अब नकारात्मक कारण क्या है? नकारात्मक प्रभाव बहुत सारे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही है कि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है तो एग्रीकल्चरल जो टोपोग्राफी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, फसलें बर्बाद होगी, ठीक है, और जो जलोढ़ मृदा से विकसित खेत हैं वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। कहीं पर कैनाल बनाई है, कहीं पर जो सड़कें बनाई गई है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद में ह्यूमन सेटलमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में है हिमालय पर्वतीय अपतंत्र का विकास। अब हम पहले हिमालय पर्वतीय अपतंत्र के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के
पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। ये बात बोल रहा है कि मायोसीन कल्प में, ठीक है, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी जिसको या तो शिवालिक नाम से जानते थे या इंडो ब्रह्म के नाम से जानते थे। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। ठीक है, मतलब हिमालय के साथ साथ बहती थी। ठीक है, तो असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में पंजाब, निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में, ठीक है, जो पंजाब वाला बेल्ट है, ठीक है, यहाँ से ये क्या करती, सिंध की खाड़ी में गिर जाती, ठीक है, इधर आ जाती थी। ठीक है, अपना पानी विसर्जित करती थी। ठीक है, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए, ठीक है, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे उस समय ये सारे मायोसिन, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलास में कॉन्ग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बातें हैं। ये बात बोल रहा है कि जो हिमालय पर्वतीय अपतंत्र है उसका विकास कैसे है। और शुरुआत में एक बहुत बड़ी नदी थी, ठीक है, जो असम से पंजाब तक आती थी, फिर निचले पंजाब के इस रीजन से ये नदी सिंध की खाड़ी में चली जाती थी। ठीक है, तो इसका प्रमाण क्या क्या है कि एक तो वो जो शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता है, ठीक है, और उसके बाद में सरोवरी उद्गम है और इनका जलोढ़ निक्षेप है और रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म और कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी तीन मुख्य अपतंत्रों में बंट गई। पश्चिम में सिंध, इसकी 5 सहायक नदियां, मध्य में गंगा, हिमालय से निकलने वाली इसकी अन्य सहायक नदियां, और तीसरी है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। ठीक है, एक मुख्य नदी और बाद में उनकी जो मेनली सहायक नदियां हैं वो है। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब प्लास्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में और दिल्ली रिज के आसपास जो पोटवार पठार है, ठीक है, हमने ये जल विभाजक रेखा पढ़ा, उस समय पढ़ा था कि जो पोटवार पठार है वो यहाँ पे है। ठीक है, हरियाणा और इस वाले बेल्ट में। ठीक है, तो इसके उत्थान के कारण ये जो आज की हम जो रिवर सिस्टम देखते हैं ये डेवलप हुई है। ठीक है, ये सिंधु व गंगा अपतंत्र के बीच में जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लाइस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का अधिक परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। ठीक है, कहने का मतलब मध्य प्लाइस्टोसीन काल में मालदा गैप का निर्माण हुआ, उसकी वजह से जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उनका बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना और बाद में बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ गई। ठीक है, हिमालय अपतंत्र की नदियाँ। अब हिमालय अपतंत्र की बेसिकली मैन मैन नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली तीन नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,299 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। जो भारत में इसकी लंबाई है जो 1,114 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, उसके बाद में भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है, के निकट हिमनद से होता है, जिसकी लोकेशन ये है 31.15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 80.40 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, से होती है। ठीक है, जो 4,164 मीटर जो मीन सी लेवल है उससे 4,164 मीटर हाइट है, एल्टीट्यूड से ओरिजिन होता है सिंधु नदी का। तिब्बत में इसे सिंगी खबान के नाम से जानते हैं, जिसे शेरमुख वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद में ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते समय ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप समीप एक दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। ये पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मेन कोर्स है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है,
उसके बाद सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। ठीक है, इसको मैप में देखें तो ये है, बेसिकली ये मेन सिंधु नदी है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखे तो उसमें मुख्यतः श्योक नदी है। श्योक नदी, उसके बाद में नुब्रा। ठीक है, उसके बाद में गिलगित आ गई इधर। ठीक है, स्वात, जो स्वात नदी है वो काबुल की सहायक नदी है, काबुल नदी है। ठीक है, काबुल नदी की सहायक नदी है स्वात नदी और कुनार नदी। और साउथ में वापस पाकिस्तान में है, ये सारी नदियाँ सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये कुर्रम नदी है। ठीक है, इंडस की सहायक नदी है। ठीक है, ये तोची रिवर है, गोमल है। ठीक है, ये मेनली सहायक नदी है। इस जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनमें बेसिकली जांस्कर है। ठीक है, जांस्कर रिवर है। ठीक है, फिर इधर द्रास। ठीक है, और अन्य सुरु नदियां हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये पंचनद है, झेलम, चेनाब, रावी। ठीक है, ब्यास और सतलज। ठीक है, और इधर आ गई सोहन नदी। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से निकलती बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य नदियां हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर। ठीक है, ये बेसिकली मेन मेन इसकी सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद, ठीक है, का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां हैं। ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया जाता है। ठीक है, ये पंचनद मिलता है कहाँ पे मिलता है? सिंधु नदी में मिठानकोट के पास में मिलता है। उसके बाद में अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य से बहती है। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज बन गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से बहती है। ठीक है, सॉरी, लद्दाख क्षेत्र से बहती है। ठीक है, सिंधु नदी ओनली लद्दाख रीजन से बहती है। ठीक है, और इनकी सहायक नदियां हैं जो बाकी राज्यों से, जैसे आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इस रीजन से बहती है। उसके बाद में आगे है झेलम रिवर, जो सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहती हुई एक तंग गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गुजरती है और पाकिस्तान में जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली झेलम रिवर का एरिया कौन कौन सा है? ठीक है, कि ये पहली बात तो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनगर और वुलर झील से बहती है। ठीक है, और एक तंग वगैरह गोर्ज से गुजरती है। ठीक है, बेसिकली ये झेलम नदी के बारे में। उसके बाद में चेनाब नदी। चेनाब है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चंद्रा और बाघा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांडी में आपस में मिल जाती है, इसलिए इसे चंद्रा और बाघा नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसके बाद में अगली नदी है वो है रावी। ठीक है, रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी, ठीक है, चंबा घाटी से बहती है। ठीक है, जो चंबा वैली है वो कहाँ पे स्थित है? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज है, उसके बीच में चंबा घाटी स्थित है। ठीक है, चंबा वैली, तो ग्रेटर हिमालय और जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, उसके बीच में चंबा वैली स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करते समय सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच के प्रदेश से प्रवाहित होती है। ठीक है, बेसिकली ये है आपकी रावी नदी। ठीक है, जो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र से, कुल्लू की पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पास से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और चंबा वैली से बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने हुए सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी
पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच में प्रवाहित होती है। ठीक है। उसके बाद में व्यास नदी। सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती व लारगी में गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ पे हरी के पास सतलज नदी में मिल जाती है। और आगे पढ़ेंगे हम जो रिव कैनाल्स और डैम्स है उनमें पढ़ेंगे कि हरी के जो बैराज है वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है। तो व्यास रिवर के बारे में ये है कि ये 4000 मीटर की ऊंचाई से रोहतांग पास के निकट व्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है और कुल्लू घाटी से गुजरती है। ठीक है। और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी गॉर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद में सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है जहां पर लोंगचैन खबाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। सिंधु नदी का नाम क्या था वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। उसके बाद में जो सतलज नदी है उसको लोंगचैन खबाब के नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में ये एक गॉर्ज से निकलती है। ठीक है। रोपड़ में एक गॉर्ज से निकलती है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिल्ला से बहती है। ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा हमने पढ़ा था जो तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। वहां से सिंधु नदी भारत में एंटर कर सॉरी सतलज नदी भारत में एंटर करती है। ठीक है। बहती है पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र को पोषण करती है। ठीक है। अगले सेशन में हम जो कैनाल्स और डैम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सिंधु नदी है राकसताल झील से निकलती है और तिब्बत में इसको लॉन्ग चैन कबाब के नाम से जानते हैं और बाकी ये सिंधु नदी के समानांतर चलती है। ठीक है। तो बेसिकली इसको समानांतर चलती है इसको इसलिए पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि सिंधु नदी की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। ठीक है। तो सिंधु की पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो इसके बाद है जो जो दोआब बनते हैं। ठीक है। सिंधु रिवर सिस्टम है वो है इंडस और झेलम के बीच में सिंधु सागर, झेलम और चेनाब के बीच में छज दोआब, चेनाब और रावी के बीच में रचना दोआब और रावी और सतलज के बीच में बारी दोआब। ठीक है। ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये आप अलग से इंडेक्स बना के इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही था। चलिए थैंक यू।